हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लिकिंग, क्योंकि ये इस बुक का समरी वीडियो नहीं है। ये इस बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। मतलब हम पूरी बुक के हर एक पेज को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है सरशार सैयद और मैं कोई गुरु नहीं हूँ। बेसिकली आई एम नॉट एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्टॉक ब्रोकर। आई एम बेसिकली ए नोबडी व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। मैंने इस बुक को सिर्फ इसलिए समझा क्योंकि मुझे ये बुक समझनी थी और इसीलिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं इसे समझा भी सकता हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसमें एक और चीज़, किसी भी चीज़ को अगर यूज़ करना है, संभालना है, तो उसके लिए उसे समझना ज़रूरी है। तो अगर आपने इस वीडियो पे ये सोच के क्लिक किया है कि ये बुक आपको अमीर बना देगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप एक शॉर्टकट लगाएंगे या आपको पैसा ऐसा इन्वेस्ट करना है, वो इस किताब के अंदर नहीं लिखा। इस किताब के अंदर ये चीज़ें लिखी है कि पैसे के बारे में सोचना कैसे है। अब ये किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? नॉर्मली हर इंसान के लिए नेसेसरी है, लेकिन वो लोग जो पैसे को सँभाल नहीं पाते या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि पैसे के बारे में कैसे सोचा जाए, उनके लिए बुक कंपल्सरी है। तो अगर आपने ये सोच के क्लिक किया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल थिंक एंड ग्रो रिच जैसी कोई बुक होगी या कोई ऐसी बुक होगी जो बिज़नेस के राज़ बता देगी, तो ये बुक उनमें से नहीं है, आप क्लिक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो होगा ये कि हर एक दिन के लिए एक चैप्टर है। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, तो उसका 1 घंटा आएगा। उसके बाद में जैसे-जैसे हर एक चैप्टर है, तो उसके हिसाब से हम लोग हाफ एन आवर से लेके 1 आवर के बीच में 1 घंटे का 1 लेक्चर रहेगा हर एक चैप्टर के ऊपर, और ऐसा करते-करते हम लोग पूरी बुक खत्म कर देंगे। ये चैप्टर रोज़ सुबह 9 बजे अपलोड होंगे। सो अगर आप अभी लाइव में देख रहे हैं, तो ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी अपलोड होना शुरू हो रहे हैं और आप ये देख रहे हो जो अभी अपलोड हो चुका है, ठीक है? सो आई रियली होप दैट दिस बुक्स मेक यू थिंक करेक्टली अबाउट मनी और आपका सफ़र अच्छा रहे। थैंक यू। सबसे पहले इन्होंने एक कहानी बताई है एक पेशेंट की। एक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और पेशेंट मर गया। उसकी वाइफ ने डॉक्टर पे केस कर दिया कि इस इंसान ने सही से पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया है। उस टाइम पे जो लॉस थे, जो रूल्स थे, वो हमारी तरह नहीं होते थे। तो कोर्ट ने बोला था कि अगर डॉक्टर कुछ भी करे पेशेंट को बचाने में, तो वो डॉक्टर का कॉल है, पेशेंट का नहीं। तो यहाँ पे दो चीज़ें उन्होंने मानी थी कि एवरी पेशेंट को क्योर चाहिए, एवरी पेशेंट नीड्स अ क्योर एंड इट इज़ यूनिवर्सल, देयर इज़ अ यूनिवर्सल एंड राइट वे टू क्योर देम। अगर हर पेशेंट को क्योर चाहिए और मेरे पास तरीका है तो मुझे ऑपरेट करने दो, बेसिकली ये डॉक्टर ने बोला था। आज हम जिस तरह से ऑपरेट करते हैं वो वैसा नहीं है। आप अंधाधुन अपने हिसाब से ऑपरेट नहीं कर सकते, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ वाई अभी जो हमारा मेडिसिन को देखने का तरीका वो ये है कि डॉक्टर ना आपके सामने ऑप्शन रख देता है कि ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है। अब इसमें से आप चूज़ कीजिए आपको ट्रीटमेंट कौन सा चाहिए और आपको ट्रीटमेंट चाहिए भी या नहीं। गेस करो एक फील्ड जहाँ पे ये सेम चीज़ अप्लाई होती है और वो फील्ड है फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर सेम चीज़ अप्लाई होती है वेयर यू बेसिकली शुड बी गिवन ऑप्शंस और चीज़ें डिसाइड करना है नहीं करना है ये आपका कॉल होना चाहिए, किसी और का नहीं। एंड फॉर दैट वेरी रीज़न इन्होंने आगे ये पॉइंटर्स दिए हैं और ये बोल के दिए हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हें पॉइंटर्स दे रहा हूँ, हो सकता है ये पॉइंटर्स 100% तुम्हारी ज़िंदगी में एप्लीकेबल हो, 100% हो सकता है ये तुम्हारी ज़िंदगी में एप्लीकेबल ना हो। अगर होता है, नहीं भी होता है, वॉट एवर इट इज़, थिंक अबाउट इट। और वही सोच के ये पूरी किताब लिखी गई थी। और हम क्या करेंगे, हम इस किताब में अब जो उन्होंने पॉइंट दिए हैं उनको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो मैं चाहता था कि तुम लोग उसको इंग्लिश में भी सुन लो और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दो। सबसे पहला पॉइंट है, गेट out of your way to find humility when things are going right and forgiveness and compassion when they go wrong। तो सबसे पहला जो पॉइंटर हमने समझा था जब हम लोग द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बात कर रहे थे, वो ये था, जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब भी आपके पास पैसा है, जब भी आपके पास दौलत आए, अगर तुमको याद हो तो इसने जो सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था वो इसी पॉइंट से शुरू किया था कि एक मिलियनर था जो जिसके हाथ में कॉइन्स होते थे और वो जाके समंदर में फेंक देता था, अगर वो स्टोरी याद हो तो। यहाँ पे वो उसी बारे में आगे बोल रहा है, बिकॉज इट इज़ नेवर एज गुड और एज बैड एज इट लुक्स। The world is a big and complex. Luck and risk are both real and hard to identify. Do so when judging yourself and others. Respect the power of luck
and risk, and you'll have a better chance of focusing on things you can actually control. You'll also have a better chance of finding the right role model. मतलब पहला पॉइंट ह्यूमिलिटी के और तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि जब तुम्हें पैसा मिले और जब पैसा ना भी मिले तो तुम्हें बिहेव कैसे करना है, ह्यूमिलिटी से बिहेव करना है। और हमेशा ये याद रखना है कि दुनिया बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स है। अगर तुमको लगता है पैसा है तुम्हारे पास तो तुमसे ज़्यादा पैसा किसी और के पास है, उससे ज़्यादा पैसा किसी और इंसान के पास है। हर इंसान के पास बहुत, आप असर्टेन नहीं कर सकते कि किसके पास कितनी दौलत है और कोई कितना अमीर है। इसलिए कभी भी, और अगर आप गरीब भी हो जाते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कंडीशन ठीक नहीं है, इतना हैवी सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में आप गरीब हो तो आपसे 10 गुना ज़्यादा गरीब लोग उतनी ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक लेडी के बेटे की शादी थी और वो लेडी किसी के यहाँ काम करती थी, तो जो काम वाली बाई होती है ना, उनके बेटे की शादी थी। अब उन्होंने शादी का जो इन्विटेशन था अपनी मालकिन को दिए। उन्होंने प्लेजर से सुबह में इन्विटेशन दिए, कल शादी थी। तो रात में एक दुकान में मालकिन गई और उसने बोला कि आप उसी दुकान में, सेम दुकान में, उसने बोला दुकानदार को कि आप सबसे सस्ती साड़ी बताइए ना, मुझे गिफ्ट देना है। और उसी दुकान में वो नौकरानी गई और उसने उसके दुकानदार को बोली कि मेरे को मेरी मालकिन को गिफ्ट देना है, सबसे महंगी साड़ी बताओ। The way it happens, the way you think about money is very different. It does not depend on how much money you have, आपके पास कितना पैसा है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने हम्बल हैं। ओके, सो द पहला पॉइंट वो यही बोलता है कि जब पैसा तुम्हारे पास हो या ना हो, घबराना मत। तुमसे अमीर भी लोग हैं, तुमसे गरीब भी लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो तुमसे बहुत गरीब है लेकिन वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा अमीर है। एंड दैट इज़ गोइंग टू चेंज द एंटायर अंडरस्टैंडिंग एज वी गो फॉरवर्ड। लक को रिस्पेक्ट करो, रिस्क को रिस्पेक्ट करो, ये समझो कि कुछ भी बदल सकता है जैसा भी हो। एंड यू हैव टू बी हम्बल, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, लेस ईगो मोर वेल्थ। जितनी कम ईगो रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगा। जितना तुम्हारा लाइफस्टाइल नॉर्मल रहेगा उतना ज़्यादा तुम सेव कर पाओगे पैसा, और जितना पैसा तुम सेव कर पाओगे वो तुम्हारी वेल्थ में ऐड होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेल्दी होने का मतलब है पैसा खर्च करना, तो गलत है। वेल्दी होने का मतलब है पैसा जमाना और पैसा बचाना। तो जितना ज़्यादा पैसा आप बचाते हो उतना ज़्यादा आप अमीर होगे। और पैसा बचाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है दोस्त? लेस ईगो। तो एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। लेस ईगो मोर वेल्थ। सेविंग मनी इज़ अ गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। ठीक है, जो तुम्हारे पास इनकम आ रही है उसमें से तुम कितना खर्चा करते हो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि तुम्हारी ईगो क्या है। सो सेविंग मनी इज अ डिफरेंस, इज अ गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। उसके बीच की जो चीज़ बचती है उसको हम वेल्थ बोलते हैं। एंड ये वो पैसा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। ये आपके बैंक में रखा हुआ है, आपने से घर खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, ये किसी को नहीं दिखता है। ये पहन के नहीं घूम सकते आप, ये जेवर नहीं है, ये महंगा फ़ोन नहीं है, ये महंगी गाड़ी नहीं है। ये वो पैसा है जो बचा हुआ है, छुपा हुआ। और जितना आप अपनी ईगो को कंट्रोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा कि मुझे ये पैसा अननेसेसरी लोगों को नहीं दिखाना है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पैसा जमता जाएगा। ओके, सो वेल्थ is created by suppressing on what you could buy today, जो आप आज खरीद सकते हो, ताकि आप आने वाले टाइम में वो खरीदो जो आप खरीदना चाहोगे। Have more stuff or more options in the future. No matter how much you earn, you will never build wealth unless you can put a lid on how much fun you have today with the money you have right now. अगर आप एक मेजर लगा सकते हो कि भाई आज मेरे पास थोड़ा ही पैसा है लेकिन मैं एंजॉय करूँगा, तो फ्यूचर में भी आपके पास थोड़ा ही पैसा रहेगा लेकिन आप एंजॉय करोगे, क्योंकि इट रियली डज नॉट मैटर। एंड टेक इट फ्रॉम मी हु इज़ अ फूडी, सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना वही लगता है जो ढाबे का होता है और रोड साइड रेस्टोरेंट्स का होता है। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में चले जाए, ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया है तो आपको खाना भी उतना अच्छा मिलेगा, कंपलसरी नहीं होता। सो दैट इज़ जस्ट वन थिंग टू कंसिडर। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मैनेज योर मनी इन अ वे दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कभी भी अगर आप अननेसेसरी रिस्क लेते हो, इतना ज़्यादा रिस्क ले लेते हो कि आपको समझ ही नहीं क्या आ रहा क्या करना है, ठीक है, एक छोटे से डिसीजन के लिए आपको वरीड होना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे सिंपल तुमको यूट्यूब का एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है। यूजुअली जब हम स्ट्रीम करते हैं पहले ना हम बहुत कॉन्शियस होता है कि यार कोई चला तो नहीं जाएगा, किसी को कुछ बात बुरी तो नहीं लग जाएगी, मेरी लाइट ठीक है क्या, मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है क्या, मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है क्या, मेरी नोट्स ठीक है क्या। आज बेसिकली व्हेन वी आर अबाउट टू कवर द एंटायर बुक,
ना तो लाइटिंग सेटअप हैवी है, ना तो कोई और पर्टिकुलर सेटअप या आइडियाज लगाए हैं मैंने. ऑन टॉप ऑफ दैट, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नॉट डू ऑन अ स्ट्रीम वेयर यू आर टेकिंग टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ ड्रिंकिंग वाटर. जब आप ऐसे काम ही नहीं कर सकते जहाँ पे आप पानी भी ना पी पाओ या सो भी ना पाओ, तो मतलब ही क्या है. सेम वे, अगर आप ऐसे पैसे बना रहे हो जहाँ पे आपकी रात की नींद उड़ी हुई है, तो फिर ऐसा पैसा बना के मतलब क्या है. इसका मतलब काम कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, पैसा लगाइए और पैसा बनाइए, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा पैसा मत लगाइए कि आपकी रात की नींद हराम हो जाए. तो जब हम एक कंसिडरेशन लेते हैं ना कि मेरे पास कितना पैसा है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसके साथ में ये भी कंसिडरेशन रखना कि मुझे कितना डर लगता है या मेरा गट कितना है, यहाँ पे मेरी पावर कितनी है कि मैं इसको हजम कर सकता हूँ. अगर आपके पास थे ही जैसे 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए बनाने में आपको 2 साल लगे थे, और अब आप सोच रहे हो कि एक ही अकाउंट पे मैं 1 लाख रुपए लगा दूं, तो ये इजाज़त नहीं देगा, भले ही वो बैलेंस शीट इजाज़त दे रही है, और फिर आप सो नहीं पाओगे. सो द थर्ड पॉइंट इज सुकून. बहुत बड़ा फैक्टर है इन्वेस्ट करने में. फोर्थ पॉइंट, if you want to do better as an investor, the single most powerful thing you can do is increasing your time horizon. कभी भी किसी दोस्त के बारे में याद करो या किसी ग्रुप के बारे में याद करो, उस टाइम पे ऐसा लगता था वही लोग हैं. अगर इससे मेरा झगड़ा हो गया तो मेरी लाइफ में अभी और कुछ नहीं है. अगर इस कॉन्सेप्ट में या इस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया, जब आप 5th में थे तो आपको लगता था 5th में फ़ेल नहीं होना है, बेइज्जती हो जाएगी. जब आप 6th में आए, वो जो एग्ज़ाम का पीरियड होता है उसमें वही लगा. याद है 10th में जब तुम लोग पढ़ने गए थे, 10th में लोगों ने इतना बोला था बेटा 10th में अच्छे मार्क्स लेके आना, बाद में कोई इतना पूछता नहीं है. लोग हमेशा पूछते हैं कि 10th में कितना मार्क्स आया था. फिर जब 12th में तुम गए तो 12th में सेम कहानी तुम्हें सुनाई गई. फिर तुम जब ग्रेजुएशन में गए तो वहाँ पे सेम स्टोरी सुनाई गई. शॉर्ट टर्म में कोई भी एग्ज़ाम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अब अगर आप पलट के देखो, आपकी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है जिसमें आप लीस्ट वरीड थे. आप सबसे ज़्यादा वरीड 10th के एग्ज़ाम में थे, फिर 12th के एग्ज़ाम में थोड़े नॉर्मल हुए, फिर बीकॉम या ग्रेजुएशन के नॉर्मल एग्ज़ाम तक तुम्हारे अंदर लॉजिक आ गई थी, अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, तुमने पेपर दिया, पढ़ाई की, पास हुए, पर ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, अननेसेसरी टेंशन. जितना 10th में तुम पे पुश किया गया था उतना तुमने नहीं लिया. अब जब तुम पलट के देखते हो तो तुमको ये रियलाइज़ होता है कि जैसे अगर उस दिन के टाइम फ्रेम में देखे कि 10th में तुम्हारी हालत क्या थी एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो मुझे पर्सनली खुद नींद नहीं आई थी. ओके, आप वो इस फेस में थे, लेकिन अब जब आप पलट के देखते हो तो एकदम न्यूट्रलाइज लगता है. वैसे ही जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे फ्यूचर में जाके, या अभी भी अगर कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत बड़ी लगेगी कि यार मेरा आज 5,000 का नुकसान हो गया, या मैंने आज 5,000 रुपये या 10,000 रुपये बना लिया. लेकिन जब उसको लॉन्ग टर्म में देखोगे, 2 साल, 3 साल, 10 साल में, बहुत छोटी सी चीज़ दिखेगी. इसलिए कभी भी ना, अगर तुमको सेफ रहना, इफ़ यू वांट टू डू बेटर एज अ स्टूडेंट, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पर्सन, एज इन रिलेशनशिप्स इवन, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बड़े टाइम होराइजन को देखो. आज सिर्फ आज को देख के डिसीजन मत लो. पैसे में, और इसने पैसे में एग्जैक्टली पैसे में और रिलेशनशिप में और पढ़ाई में भी, इवन व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, सारी चीज़ें ना आज पे लाके खड़ी हो जाती है. और उस टाइम पे उधर परफॉर्म करना करेक्ट है, मना नहीं कर रहा है. अगर तुम एग्जाम के टाइम पे खेलोगे तो प्रॉब्लम है, वहाँ पे तुम्हारा फोकस चाहिए. लेकिन पर्टिकुलरली फाइनेंस में अगर तुम एक लॉस को लेकर टेंशन में आ गए कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो नहीं चलेगा. बिकॉज आप अगेन एंड अगेन इन्वेस्टमेंट करोगे, उसमें से 100% इन्वेस्टमेंट आज तक किसी का कंप्लीट से करेक्ट नहीं हुआ है. तो इसका मतलब कभी ना कभी लॉसेस मिलेंगे. उन लॉसेस को हमको डाइजेस्ट करना है. ये, और उनको डाइजेस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि लंबे होराइजन में सोचो कि 50 साल के बाद में मैं पैसे में कहाँ पे पहुँचूंगा. तो आज का जो एक लॉस है ना, जो अभी तुमको बहुत बड़ा लग रहा है, तुमने पूरी सेविंग की और पैसा लगाया, और जैसे तुमने 10,000 की सेविंग की थी और वो स्टॉक डूब गया, 10,000 खत्म. आज तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, दिमाग में आएगा कि यार मैं 10,000 में क्या क्या कर सकता था या क्या क्या कर सकती थी. बहुत कुछ ले सकता था, पेरेंट्स को गिफ्ट खरीद सकता था, कहीं घूमने जा सकता था, कुछ भी कर सकता था 10,000 में. मैंने वेस्ट कर दिया 10,000. पर वो इसलिए तुम्हें लग रहा है क्योंकि आज तुम्हारे लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है. लेकिन आज से 20 साल के बाद सोचो ना, जब तुम्हारी इंशाल्लाह सैलरी 3 लाख होगी, जब तुमको 10,000 मायने नहीं रखेगा, तुम वो हो सकता है ऐसे ही इन्वेस्ट कर दो, ऐसे ही खर्चा कर दो. हो सकता है वो टाइम पे तुम्हारा 6 लाख का लॉस हो, लेकिन तुम ये बोलो कि देख, एक महीने में मैं 3 लाख कमाता हूँ, दूसरे महीने में 3 लाख कमाता हूँ, कवर कर लूंगा ना, क्यों टेंशन लेने का है, बाकी सब तो कवर्ड ही है. सो योर माइंड एक्चुअली थिंक्स करेक्टली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टाइम होराइजन. जब बड़े टाइम होराइजन में सोचोगे तो एक छोटी सी चीज ज्यादा मैटर नहीं करेगी. बिकमिंग ओके विद अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग रॉन्ग. यू कैन बी लॉन्ग हाफ वे टाइम एंड स्टिल मेक अ फॉर्चून. जब आप कोई भी डिसीजन करते हो, ओके, जब आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हो,
अगर आप एक ही डिसीजन पे रुक जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप ये सोचोगे कि चीज़ें गलत जा रही है तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता या मैं रेडी नहीं हूँ, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको हमेशा ये सोचना है और ये सोच के चलना है कि बहुत सारी चीज़ें गलत जाएगी, जाने दो। कभी भी अगर समंदर तक जाना हो, एक कोट है इंग्लिश में, इफ़ यू एवर वांट टू गो टू द सी, गो टू द वे ऑफ रिवर्स। ओके, कभी भी समंदर तक पहुंचना हो तो नदी के रास्ते जाना, क्योंकि तुमको पानी से डील करने, पानी से सीखने समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वो वही बोल रहा है, become okay with a lot of things going wrong. You can be wrong half the time and still make a fortune. तो जब आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे, जैसे अभी हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर इसमें ही गलतियाँ हो रही है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट भी करोगे बहुत सारी गलतियाँ होगी यार, उससे ओके हो जाओगे। गलतियाँ हो सकती है, होगी, टेंशन नहीं है, क्योंकि उसी रास्ते से आप बढ़ बढ़ के सीखोगे और उसी से आप इम्प्रूव करोगे। नहीं तो अगर हम पहले ही अगर ये अज्यूम करें कि मैं पहला ही इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूँ या पहला ही बिजनेस लगा रहा हूँ, 200 बच्चे आ जाए, वो 200 बच्चे खत्म करने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना उनको संभालने की। सेम वे अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करो और वो इन्वेस्टमेंट ही 2 लाख का हो और वो एकदम खत्म हो जाए, तो फिर तो हम सब खत्म हो जाएंगे एक ही बार में, राइट। दैट इज वाई इट इज ओके टू अंडरस्टैंड के आपको बहुत सारे अपनी जिंदगी, दिस इज व्हेन यू वर बॉर्न, लेट्स जस्ट से, एंड दिस इज वेयर यू आर राइट नाउ, इतना जो गैप है, ठीक है, इसमें आपने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं और बहुत सारे डिसीजन आप लोगे, उसमें कई चीज़ें गलत जाएगी, लेकिन वो गलत चीज़ें आपको सिखाएगी और इवेंचुअली फिर एक टाइम आएगा जब आपके आधे डिसीजन गलत होने के बावजूद आप फॉर्च्यून बनाओगे। सो डोंट एवर वरी इफ़ योर डिसीजंस गो रॉन्ग। हाँ, एक चीज़ है, स्लोली जाना ताकि वो डिसीजन ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। यूज़ मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम, एंड आई ऑनेस्टली आई 100% अग्री विद दिस पॉइंट। ओके, एक टाइम था जब आई बिलीव मेरी सैलरी थी कुछ 40K, जब मैं एक स्कूल में काम कर रहा था। सुबह में क्या होता था, हम जाते थे 6 बजे और वापस आना होता था 3 बजे। ओके, प्रॉब्लम ये था कि पैसे ठीक है, ओके, लेकिन सुबह का जो पूरा टाइम है ना मेरा, वो ब्लॉक हो गया। वो उस बंदे के पास है, मेरे पास नहीं है। मतलब कुछ काम हो वहाँ पे, कुछ काम नहीं हो, आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट मैनी रिच पीपल डू नॉट हैव द लग्जरी टू डू। रतन टाटा का एक कोट है कि अगर आप 60 साल के हैं और आपकी पीठ में दर्द है, आपकी गर्दन में दर्द है, आपने फैमिली के साथ स्पेंड नहीं किया टाइम, तो अगर आप रोल्स रॉयस में बैठे हैं तो भी कुछ वर्थ नहीं है। वो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो तुम्हारा टाइम है, कि तुम पैसे कमाते कमाते, इन्वेस्ट करके या अर्न करके, अपना वक्त कैसे गुजार रहे हो। और ये रिसेंटली मेरे को रियलाइज़ हुआ था जब मैं गाँव गया था। तो मैंने क्या किया, पहली बात तो मतलब थैंकफुली कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा होता है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो कॉन्ट्रैक्ट पे, whoever has work from home and is working on a contract, they can change the timing। तो मेरा ऐसा था कि मैंने बोल दिया था कि अभी 2-3 दिन लेक्चर नहीं, बाद में शिफ्ट कर लेंगे। वन थिंग, अदर देन दैट, मेरे जो खुद के लेक्चर थे द आर्टवुड के, वो मैंने गाँव से लिया था। और ये पहली बार हुआ जब मैंने गांव से लेक्चर लिया। और सबसे पहली चीज़ पता है क्या रियलाइजेशन हुई, इंटरनेट कनेक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी मेरे को लगती है, क्योंकि वहाँ पे गांव में वाईफाई सेटअप था। तो मैं यहाँ पे जाने से पहले पूछा कि वाईफाई है, तो उन्होंने बोला हाँ, तो बोला ठीक है। जैसे ही मैं लेक्चर लेने बैठा, लाइट चली गई। अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसका वो इंटरनेट ऑन किया। ये मेरा 300 रुपये वाला पैक है, जो अपन 120 GB वाला कराता है, 1.5 GB वाला पर डे का कराता है। मैंने ये कराया और अचानक से रियलाइजेशन हुआ, यार लेक्चर तो बराबर हो गया, इंटरनेट में कोई इशू नहीं आया। फिर मेरे को आइडिया आया कि अब तो मैं पहाड़ से लेक्चर ले सकता हूँ, नदी से लेक्चर ले सकता हूँ, मैं कहीं से भी लेक्चर ले सकता हूँ। अब अपन आज़ाद हो गए, अब ये डेस्क पे बैठ के लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ सच अ ग्रेट लाइफ ना। अब तो घूमने जाओ, मतलब पहले क्या होता था, मुझे कहीं जाना होता था तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला चलेगा, क्या, बोलता था नहीं यार लेक्चर है, मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं, क्योंकि माइक में ऑडियो जाएगी, बैकग्राउंड नॉइज आएगा, फिर कहाँ से लेक्चर लेंगे कोई गारंटी नहीं। अब कैसा हो गया है, विद द करेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये माइक में नॉइस कैंसिलेशन है, ट्रैफिक में लेक्चर ले लो आवाज़ नहीं जाएगा, ठीक है, अपने पास में डेटा है। तो अब अगर मेरे को कोई दोस्त बोलता है कि तू वाटरफॉल चलेगा क्या, अपन कितने बजे तक आ जाएंगे, तो कभी समझ लो 7:30 से लेक्चर है, उसने बोला 6 बजे आ जाएंगे, तो ठीक है ना, मैं रेस्टोरेंट में बैठ के लेक्चर ले लूँगा, क्या टेंशन है। दिस इज कंट्रोल ओवर योर टाइम। ओके, कभी भी पैसा जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो व्हाट ही इज सेइंग इज यूज मनी टू गेन कंट्रोल ओवर टाइम, बिकॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑफ योर टाइम इज सच अ पावरफुल एंड यूनिवर्सल ड्रैग ऑफ हैप्पीनेस। वो आपकी खुशी को खींच के लेके जाएगा कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन आप एक ऑफिस में बैठे हुए हो जहाँ पे बस आपको काम करना है। द एबिलिटी टू डू वॉट यू वॉन्ट, वेन यू वॉन्ट, विथ हु यू वॉन्ट,
for as long as you want to pays the highest dividend that exists in finance. तो हम पैसा, जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो ये किताब के हम लोग पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं नहीं, इसके अंदर कुछ समझना है उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो वैसे ही जब हम पैसा कमा रहे हैं तो क्या हम पैसा कमाने के लिए कमा रहे हैं? नहीं, हम ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमा रहे हैं। तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। तो जो इक्वेशन है ना, कभी भी जॉब, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस का डिसीजन अगर आप ले रहे हो वो इस पे बेस होना चाहिए कि मेरा वक्त का कंट्रोल क्या है, और उसके हिसाब से आपके फाइनेंसेस पे चेंज आएगा। बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी, ये थोड़ा कॉमन है लेकिन बिलीव मी जैसे ही पैसा आता है ये दिमाग से निकल जाता है कि नाइस रहो और ज़्यादा फ्लैश मत करो चीज़ें। नो वन इज़ इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशन एज मच एज यू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने बुक में भी बोला था और मैंने भी अभी रिसेंटली रियलाइज़ किया कि आपके पास जब भी कोई महंगी गाड़ी होती है, मैकबुक होता है, आईफोन होता है। जब मैंने नया नया मैकबुक लिया था ना तो बिलीव मी मेरे को समझ में आ गया था कि ये अभी थोड़ा अपन शोशा वाले इसमें जा रहे जहाँ पे नहीं जाना है। तो मेरे को लिटरली पीछे ऐसा स्टिकर लगाना था, एप्पल का लोगो आता है ना, तो मेरे को स्टिकर लगाना था कि फाइनली मैं अमीर हो गया, ताकि वो एक जोक जैसा बन जाए। ऑब्वियसली मैंने नहीं लगाया, नहीं तो जूते पड़ते हैं। लेकिन बात ये है ना कि अगर आपका मैकबुक रखा हुआ है टेबल पे और कोई आके देख रहा है, वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, वो मैकबुक के बारे में सोच रहा है कि उसको खरीदना है। तो ये नहीं सोच रहा है अरे वाह सरशार कितना अच्छा इंसान है, उसके पास मैकबुक है। उसको कोई नहीं फर्क पड़ता सरशार कौन है। उसको फर्क ये पड़ता है कि उसको मैकबुक अच्छी लग रही है, वो उसके इमेजिनेशन में सोच रहा है कि मैं मैकबुक खरीदूंगा या मैं होंडा सिविक खरीदूंगा या ऑडी खरीदूंगा। तो जब भी आप गाड़ियाँ देखते हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी के अंदर कौन बैठा है। हो सकता है आप उस इंसान से नफरत करते हो जो गाड़ी के अंदर बैठा है, आप गाड़ी देख रहे हो। तो अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो ताकि आप किसी और को इम्प्रेस कर पाओ, तो भाई साहब वो तो इम्प्रेस होने से रहा, वो खाली आपकी चीज़ देख रहे हैं। तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा दिल हो कि मुझे दुनिया को बताना है कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चीज़ें खरीदूंगा, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो, लेकिन आप दुनिया को वो बता नहीं पाओगे क्योंकि दुनिया उस नज़रिए से चीज़ों को देखती ही नहीं है। दिस इज़ वन थिंग टू कंसिडर। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ अगर ले रहे हो खुद के लिए लो, अपने शौक के लिए, अपने पर्पस के लिए, वहाँ पे आपका पैसा सही इन्वेस्ट होगा। और जब आप खुश हो जाओगे ना, जब आप ज़िंदगी में खुश रहोगे, तब लोग आपको देख के बोलेंगे कि वाह क्या लाइफ है, यू नो। तो इंसान ने ये नहीं बोलना चाहिए कि वाह क्या चीज़ें हैं इसके पास, उसने बोलना चाहिए वाह इसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, क्योंकि आप आराम से सुकून से जी रहे हो। ठीक है, वो बंदा काम कर रहा है, आप आराम से घूम रहे हो, ये लाइफ होनी चाहिए। उतना ही काम करके उतना ही पैसा बना के, लेकिन अपने हिसाब से। तो अगर दिमाग लगाना है, पैसा लगाना है, इट शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इनटू बाइंग एक्सपेंसिव थिंग। सेव, जस्ट सेव, यू डोंट नीड ए स्पेसिफिक रीजन टू सेव। आई एम 100% ऑन दिस। अगर यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इस बुक को उठाने के बाद में जो बुक हम समझा रहे हैं अभी करेंटली गूगल मीट के ऊपर हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप के, जो कम्प्लीटली फ्री है, वो है ये स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। सो अगर आपको ये बुक समझनी थी, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ बेसिकली ज्वाइन द ग्रुप, और वहाँ पे आपको गूगल मीट की लिंक आ जाया करेगी। आप वहाँ पे कनेक्ट होके लाइव सेशन में आके, और वो ना स्ट्रीम होता है ना बेसिकली कहीं और जाता है। तो इट इज़ बेसिकली अ वेरी कॉम्पैक्ट सेटिंग वेयर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा सकते हो। और इस बुक के लिए पर्टिकुलरली बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स, by the way I'm a teacher of photography, graphic designing and illustration. I am from mass communication and I am a teacher. मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले ग्राफिक डिज़ाइनर था, उसके पहले फोटोग्राफर था। तो आई बिलीव इस बुक को मैं थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। अगर आपको ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आ जाइए लिंक पे क्लिक करके। ये हमारी व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, ऐसे ही कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे भी है। और अगर अच्छा लगे अभी तक ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, और साथ में शेयर कर दो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। वन ऑफ द रीजन्स और वन ऑफ द वेज दैट यू हैव टू लिव इज, पैसा सोचने का, ये पैसा सेव करने का ना कारण मत ढूंढना कभी भी। खुद को, जैसे हम बोलते हैं ना बी नाइस, तो हम कभी ये नहीं पूछते वाई बी नाइस, अच्छा क्यों रहूँ मैं। अच्छा आपको रहना है, इसके लिए ज़रूरी है। जैसे आपको खाना खाना है तो हम कभी ये नहीं बोलते आज खाना क्यों खाऊं मैं, आज तो मेरे को हेल्दी फील हो रहा है। नहीं भाई, खाना खाना है क्योंकि बॉडी के अंदर विटामिन कंपलसरी है। वैसे ही आपकी लाइफ में मनी की सेविंग कंपलसरी है। तो लोग अक्सर, मतलब फॉर एनीबडी हु डज नॉट हैव एन आइडिया के या उसके पास अभी सेविंग नहीं है, तो डेफिनेटली उसको फिर चीज़ों के लिए सेव करना है।
कि मेरे को कंप्यूटर लेना है या मेरे को बाइक लेनी है, उसके लिए मैं सेव कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके सारी चीज़ें अचीव भी हो जाती हैं तो भी आपको सेव करना है, ये सोच के कि बस मुझे सेव करना है। उसके लिए रीज़न ढूंढने मत जाओ, क्योंकि कई बार रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं मिलेगा। लेकिन पैसे की ज़रूरत कब पड़ जाए वो आपको भी नहीं पता, फ्यूचर में क्या हो जाए, कब चीज़ें बदल जाए, उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ना फ्रीडम है। जब जेब के अंदर पैसे होते हैं ना तो लोगों से या बॉस से डर नहीं लगता है। लाइक यू विल बी एबल टू से कि मैं सस्टेन कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। अगर मेरे को खुद का कुछ खड़ा करना है तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारे बैंक में या तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। अगर इनफ है बाय एनी चांस तो डिसीजन लेने में हेल्प होती है। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि ऐसा समझो, और ज़्यादातर यहाँ पे कॉलेज के लोग हैं तो उसी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि तुम्हारा कॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है और तुम्हारे ग्रुप के अंदर सारे ऐसे जिम वाले मस्कुलर लोग हैं। तो तुम जब किसी से बात करोगे ना तो तुम्हें डर कम लगेगा। तो अभी समझ लो तुम कैंटीन में बैठे थे, कोई आया और उसने तुमको बोला चलो उठ यहाँ से। अगर तुम अकेले हो, वहाँ पे नई जगह पे पहली बार गए हो, ठीक है, तो तुम शायद हो सकता है थोड़े से डर जाओ। अगर तुमको कोई अचानक से उठाएगा या कुछ बोलेगा तो यू विल एक्चुअली गेट अ लिटिल स्कैर्ड मे बी। लेकिन अगर उस कॉलेज में तुम 2 साल से हो, तुम्हारा अच्छा खासा ग्रुप है, तुम उठोगे नहीं, तुम उसको देखोगे, तुम बोलोगे रुक जा 2 मिनट रुक, अभी मालूम, अभी बताता हूँ मैं तेको उठूंगा कि नहीं, राइट। ये पावर ना पैसा देता है जब अपने अकाउंट में होता है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि सेफ क्यों करना है, इट इज़ अबाउट जब तुम्हारे पास में बैक में रहेगा ना पैसा अच्छा खासा सेव किया हुआ, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले डर नहीं लगेगा। सो फॉर एग्जाम्पल कोई नया मॉडल आ जाता है किसी भी चीज़ का, या तुम्हारा मतलब तुमको लेजर से तुमको ऑफिस में मन नहीं लग रहा, डिप्रेस फील हो रहा है और तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरे को कहीं छुट्टी पे जाना है, तो अगर तुम्हारे पास सेविंग हो, भले ही तुम छुट्टी पे जाओ या मत जाओ, लेकिन अगर तुम्हारे अकाउंट में इतना एक्स्ट्रा पैसा रखा हुआ है कि तुम जाके आराम से लेजर से शिमला घूम के आ सकते हो, तो तुम्हारा मेंटल स्टेट अलग होगा। क्योंकि तुमको एक रिलैक्स रहेगा कि शिमला तो मैं भी जा सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे अकाउंट में सेविंग नहीं रहेगी ना तो तुम्हारा फिर एक अलग प्लान बनेगा कि अभी 2-3 महीने जाओ काम करके पैसा सेव करूंगा फिर शिमला जाऊंगा। तो वही टाइम पे तुम शिमला जाओ मत जाओ दैट इज सेकेंडरी, लेकिन उस दिन के लिए तुम्हारा मेंटल हेल्थ हिल गया। दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सेविंग मनी। ओके, देयर आर मेनी, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। ये तुम्हारा दिमाग संतुलन में रखता है। Define the cost of success and be ready to pay for it, because nothing in the world is free. And remember that most financial costs do not have a valuable price tag. Uncertainty, doubt and regret are common costs of the financial world. They are often worth paying, but you have to view them as fees, a price worth paying to get something nice in exchange rather than fine, a penalty that you should avoid. जब भी आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ने गए हो तो क्या होता है कि इंसान जब अंदर जाता है ना तो वो तो गया था खाली पढ़ने, जाने के बाद उसको समझ में आता है कि 10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका मेंटल अफेक्ट हो रहा है। ओके, पढ़ाई है, प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, उसके बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ और खर्चे थे जो कंप्लीट करने हैं, जो अकम्प्लिश करने हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसको सोचना पड़ेगा। अब ये जो प्रेशर है ये फाइनेंशियल नहीं, ये प्रेशर मेंटल है। सेम है जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो या आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत सारे प्रेशर्स आपको फील करना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज़ इंसान ये ना सोचे कि अरे यार ये मेरे साथ हो रहा है, मैं घबरा गया, मेरे को नहीं जम रहा है। अगर ऐसा सोचोगे ना तो प्रॉब्लम ये है कि फिर वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई फाइन कर रहा है आपको, किसी और की दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, मेरी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि ये तो फीस है तो आपका मेंटल स्टेट बदल जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। यूट्यूब जब मैं शुरू करने वाला था, ओके, यूट्यूब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। एक फॉरेन का यूट्यूबर है अली अब्दाल करके, वो भी प्रोडक्टिविटी के ही वीडियो बनाता है। उसने लिटरली बोला था एक वीडियो में कि यूट्यूब के वीडियो जब आप बनाने बैठो 1 साल से पहले और 1000 वीडियो होने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइबर्स की उम्मीद या मोनेटाइज होने की उम्मीद मत करना। ओके, तो उसने लिटरली बोला था कि जब तक तुम 100 वीडियोस टोटल बना ना लो आप ये प्लीज़ मत सोचना कि आप सक्सीड हो सकते हो। और वो एक दिन एक वीडियो के हिसाब से चलता है, एक हफ्ता एक वीडियो के हिसाब से चलता है, तो 52 वीडियोस के हिसाब से उसके 2 साल के अंदर वीडियो कंप्लीट होता है। ओके, तो जब मैं आया था ना तो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था कि तुम वीडियो बनाओ, 2 साल के बाद तुमको कोई सक्सेस मिलेगी तो मिलेगी, 2 साल के बाद तुम्हारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। अब लकीली हमारे वो 8 महीने में ही हो गए। और वो जब चढ़े तो चढ़ने के बाद में जब उतरे तो वापस अभी वो गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है, अभी बहुत स्लो है, अभी व्यूज़ भी स्लो है।
लेकिन क्योंकि हम सोच के ही आए थे कि 2 साल लगेंगे, इसकी वजह से उतार चढ़ाव से ज़्यादा हमको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच के आया है कि मैं आऊँगा और 2, 4, 10 वीडियो के अंदर ही मेरा सक्सीड हो जाना चाहिए, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मार खाएगा, क्योंकि उसका मेंटल थॉट प्रोसेस सही नहीं है। काम हम दोनों सेम ही कर रहे हैं, सिस्टम हम दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन एक इंसान ये सोच के आया कि बॉस ये तो फीस है, ये तो भरनी पड़ती है, तुमको 200 वीडियो बनाने ही पड़ेंगे until you get 1000 सब्सक्राइबर्स एंड देन यू विल बी एबल टू डू समथिंग। इसके लिए 2 साल का टाइमिंग है अपने पास। दूसरा बंदा 1 हफ्ता या 2 हफ्ते का सोच के आया है, अब हर एक दूसरा दिन उसको लोड लगेगा। सेम थिंग होती है फाइनेंस में। जब आप अंदर आ रहे हो ना, तो जो इमोशनल थॉट प्रोसेस है आपका, वो ये सोच के आओ कि भैया मैं कम से कम 100, 200, 300 गलत डील करूंगा, इट इज़ ओके। पर अगर हम यही सोच के आए कि मेरी पहली दूसरी डील के अंदर मैं हैंडल कर लूँगा, तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक और चीज़ है दैट देयर शुड बी रूम फॉर एरर। कभी कभी आपको, मतलब ये एक वर्ड है टेंटेटिव, जो रिसर्च में यूज़ होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमेशा रूम ऑफ एरर छोड़ दो। कभी भी इन्वेस्ट करने का दिल करे, 100% दिल हो कि मेरा तो गारंटी है कि ये बिजनेस गिर ही नहीं सकता, मैंने इतनी रिसर्च किया है, मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, सब कुछ होने के बाद भी चीज़ें गलत तो हो सकती है, रिस्क तो हो सकता है, आप हार तो सकते ही हो 100%। और इसलिए कभी भी अगर ऐसा लगे, और जो अगर कॉन्फिडेंट भी फील हो, तो हमेशा रूम ऑफ फॉर एरर छोड़ के चलो। मतलब सारा के सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ। कितना भी तुम्हारा दिल करे, कितनी भी नियत हो जाए, कितना भी करेक्ट लगे, और समझ में आए कि अगर ये पैसा मैं पूरा के पूरा इन्वेस्ट नहीं करूँगा तो हो सकता है वो स्टॉक ऊपर भी चले जाए। हो सकता है कि आप जहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने वाले थे 10,000 रुपये लगा के, वहाँ पे आपने खाली 90,000 कमाए, क्योंकि आपने 9,000 लगाए थे। लेकिन दिस इज़ नॉट लॉस, दिस इज़ यू प्लेइंग सेफ, क्योंकि आप सब कुछ जीतने के लिए नहीं गए। अगर हार जाते तो आप सब कुछ आपको हारना नहीं पड़ता। एक केबीसी के अंदर एक कंटेस्टेंट आया था जिसने सिमिलरली एक आंसर दिया था। वो बंदा 1 CR पे चल रहा था और उसका 60-75 लाख अराउंड बुक हो चुका था। 1 करोड़ का क्वेश्चन था और 1 करोड़ का क्वेश्चन उसका सही आ गया था। तो अब अगर वो ऊपर 7 करोड़ के क्वेश्चन के लिए खेलता है तो उसका 7 करोड़ मिल जाएगा। अगर वो हार गया तो उसका 75 लाख चला जाएगा। ओके, तो उसने 7 करोड़ के लिए खेला था और उसका आंसर रॉन्ग आया था। तो उसको पूछे थे कि आपको कैसा लग रहा है, तो उसने बोला इतना बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर मैं हारता ना, तो मैं हारता मतलब मैं क्या हारा हूँ, मैं 1 करोड़ पे था, मैं 75 पे आया, मैं 25 लाख हारा हूँ। लेकिन अगर मैं जीतता तो मैं 6 करोड़ जीतता। तो इट वॉज अ रिस्क वर्थ टेकिंग। ओके, तो अभी ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेटेड चल रहा है। वैसे ही जब आप जीतने के बारे में सोच रहे हो, तो आप जीतने का देखोगे, मैं 9,000 जीत सकता हूँ, लेकिन मैं हारूंगा तो कम से कम मेरे पास 1,000 तो रहे, ताकि मैं पूरा लॉस ना कर जाऊँ। उस थॉट प्रोसेस से चलना है, विच इज़ वॉट इट मीन्स बाय रूम फॉर एरर। अब आगे आता है, कभी भी एकदम एक्सट्रीम एंड के डिसीजन मत लेना। और ये फ्रेंडशिप में भी होता है। जैसे एक होता है ना, अभी तक दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी, ज़रा सा झगड़ा हुआ, तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कट्टी जा। वैसे नहीं डिसीजन लेते फाइनेंस में इट इज़ नॉट कि 100% यस 100% नो, ऐसा नहीं होता है। लेयर्स होती है। सारा पैसा क्यों निकालना है, सारा के सारा पैसा बेचो भी मत, सारा के सारा पैसा खरीदो भी मत, बीच में रखो ना। आधा निकाल दो या आधा स्टॉक खरीद लो। अगर आपके पास 10,000 है तो 5,000 का स्टॉक खरीदो, 6,000 का खरीदो। सारे के सारे पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है। तो आई जस्ट रीड दिस, अवॉइड द एक्सट्रीम एंड डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, एवरीवन्स गोल्स एंड डिजायर्स विल चेंज ओवर टाइम, द मोर extreme your past decisions were, the more you may regret them as you evolve। अब इसके अंदर एक और पॉइंट है, और बहुत अच्छा पॉइंट है जो अभी मुझे आया, और ये फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, दो ये स्टार्ट फाइनेंस से ही होगा। जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आया था ना, जब मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर कूदा था एज मैं मतलब इससे आ रहा था, CA से छोड़ के आ रहा था, और फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर अचानक से आया था। तो सबसे पहला जो काम मैंने किया था वो था ग्राफिक टैबलेट खरीदना। तो ग्राफिक टैबलेट एक ऐसा बेसिकली एक टैबलेट होता है जो आप माउस की जगह लगाते हो, एंड द मोर यू राइट विद अ पेन इट इज़ एबल टू राइट ऑन कंप्यूटर। तो वो टाइम पे मेरे पास जितने स्टॉक थे वो बेच के मैंने ग्राफिक टैबलेट खरीदा था, और कंप्यूटर में बोला था कि मैं ये करूँगा। अब थैंकफुली ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई, तो जॉब वॉब लग गया, थोड़े पैसे आना शुरू हो गए, तो फिर ग्राफिक टैबलेट की जगह ये आया, फिर इस पर डिज़ाइनिंग करना शुरू किया। वो टाइम पे दिमाग में था कि अपन कहाँ मैकबुक वैकबुक खरीदेंगे यार, अभी तो मतलब यही खरीद लिया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर था जो 5,000 में सबके लिए मिल रहा था, मैकबुक के लिए भी, इसके लिए भी यूनिवर्सल एक्सेस मिल रहा था उसका।
लेकिन वो टाइम पे दिमाग में ये आया कि कहाँ अपन मैकबुक खरीदेंगे, अभी यही है, इसके ऊपर ही चलाओ, इसका ही लाइसेंस खरीद लो। तो मैंने सिर्फ इसका लाइसेंस खरीदा था। कि जब मैंने मैकबुक लिया तो अचानक से ऐसा है, अरे यार वो टाइम पे ले लेता तो बेटर रहता। अब ये जो डिसीजंस है ना, आप कभी भी कोई डिसीजन लेते हो वो पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से लेते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप क्या करोगे वो कोई नहीं डिसाइड कर सकता। तो कभी भी एक्सट्रीम फाइनेंशियल डिसीजंस मत लेना। अब इसका एक और एग्जांपल है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन जब मैं सीए में आईपीसीसी में आया था तो कैसा था पता है, जब पढ़ाई का एकदम भूत सवार था सर पे, क्या 18-20 घंटे पढ़ाई करेंगे, और की भी। और वो टाइम में जो लैपटॉप खरीदा था मैंने, वो सिर्फ मैंने पढ़ाई के हिसाब से खरीदा था। तो मेरे को बेचारी वो जो सेल्समैन थी वो आई, सेल्स गर्ल, मेरे को बोले इसके अंदर आप गेम भी खेल सकते हो, इसके अंदर आप ग्राफिक भी लगा सकते हो, पिक्चर भी देख सकते हो। और मैंने बोला था नहीं मैम, मैं खाली पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया अब गेम उतने अच्छे हाई डेफिनेशन में नहीं चल रहे। तुम लोग भी जब लैपटॉप लेने जाते हो ना मम्मी पापा के साथ में, वी आर ऑलवेज इन दिस जोन, पढ़ाई के लिए ले रहा हूँ सर मैं, पढ़ाई के लिए हम चीज़ें खरीद रहे हैं। लेकिन उस पर सिर्फ पढ़ाई थोड़ी होती है, फिर उस पर दुनिया भर के और दूसरे काम होते हैं, राइट। ये वो बोल रहा है कि एक्सट्रीम डिसीजन खाली एक चीज़ को सोच के मत लो। लोगों के साथ ऐसा होता है, उसने सोचा था वो एक ही सिटी में रहेगा, उधर उसने फ्लैट ले लिया, ठीक है, अब भाई साहब का ट्रांसफर हो गया या कंपनी चेंज हो गई, अब दूसरी जगह चले गए, अब फ्लैट वहाँ पे अटका हुआ है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन डू नॉट टेक एक्सट्रीम एंड फाइनेंशियल डिसीजन अंटिल नेसेसरी। अभी ये डिसीजन अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं बुरे होते हैं, खाली ये बोल रहे हैं कि सोच समझ के डिसीजन लो, ऐसा बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द ओनली थिंग इट इज सेइंग। यू शुड लाइक रिस्क बिकॉज इट पेज ऑफ ओवर टाइम। रिस्क से डरो मत, कि हमने बोला कि एकदम खुल के डिसीजन मत लो, ये उसका थोड़ा काउंटर भी करता है, लेकिन दोनों चीज़ें बैलेंस में चलती है। देखो रिस्क का ऐसा है ना, और ये मैंने मेरी लाइफ में देखा है हमेशा, जब आप जॉब छोड़ना चाहो, जब आप कोई बुरी कंपनी को छोड़ना चाहो, बुरी कंपनी एज इन कंपनी, लिटरली कंपनी जब आप काम करते हो, एंड ऑल्सो फ्रेंड्स की कंपनी, दोस्तों की कंपनी जैसे आप छोड़ना चाहो, हर एक काम जो आप करोगे, यूट्यूब पे अपना शक्ल दिखाना या कंटेंट बनाना या किताब लिखना, रिस्क हमेशा रहेगा। रिस्क से डरो मत, क्योंकि मतलब एक चीज़ जो मुझे सही भी लगती है और लोगों को कई बार समझ में नहीं आती, कई बार ये चीज़ें फैमिली को समझ में नहीं आती, लेकिन और कई बार हमें खुद के लिए चीज़ें समझ में नहीं आती। पर मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बार बोला था कि मतलब अकाउंट्स का सम था, मुझे अकाउंट्स नहीं जमता था, तो मैं उसको सम सॉल्व करने से पहले मैं उससे 10 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये ऐसा होएगा ना, ये ऐसा होगा ना, ये ऐसा होगा, देख मैं ये करूँगा तो इसके बाद कौन सा स्टेप करूँ। और उसने मेरे को बोला था तू सम कर, गलत गया तो गलत गया, सम करने से इतना क्यों डर रहा है, अगर तू सॉल्व कर रहा है जाने देना, गलत क्या हो गया। एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज द वेरी सेम विथ लाइफ। कोई फील्ड के अंदर अगर जाने का दिल कर रहा है, कूद जाओ, क्या होगा, फेल हो गया ना, पर वापस तुम हैंडल कर लोगे, इट इज़ ओके। सेम वे इट गोज विथ मनी। हाँ पैसा चला जाएगा, पर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, तुम वापस पैसा बना लोगे, तुम वापस बेटर डिसीजन लोगे। तो जस्ट बिकॉज योर सेविंग इज गेटिंग ओवर, पहले तो पूरी सेविंग नहीं लगानी है, थोड़ी लगानी है, लेकिन अगर वो थोड़ा पैसा जाता है, मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये थे, उसमें से 5,000 रुपये आपने सेव करके रख दिए, ये 5,000 जो बचे जब आप उसको इन्वेस्ट करने जाते हो तो इसमें भी रिस्क तो एग्जिस्ट करता ही है। उस रिस्क से मत डरो, क्योंकि आप अंधाधुंध नहीं खेल रहे, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ जो भी काम करोगे उसमें रिस्क रहेगा ही रहेगा। अपना गेम डिफाइन करो जो आप खेल रहे हो, जो भी गेम आप खेल रहे हैं वो आपका होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सबको क्वेश्चन पेपर अलग अलग मिला हुआ है। सेम वे फाइनेंसेस में वॉरेन बफेट को जो क्वेश्चन पेपर दिया था ऊपर वाले ने, और आपको जो क्वेश्चन पेपर ऊपर वाले ने दिया है आपके ही फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, वो अलग है। तो उसकी ज़िंदगी की कहानी, आपकी ज़िंदगी की कहानी, उसका जो गट है वो आपका गट, दोनों में बहुत फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट से सुशांत एंड मी, फॉर द पीपल वॉचिंग ऑन यूट्यूब देयर इज़ अ गाय हियर बाय द नेम ऑफ सुशांत, ओके। तो लेट्स जस्ट से सुशांत और मेरा एक स्टॉक मार्केट के बारे में, हम एक स्टॉक को फॉलो कर रहे हैं और स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये, और सुशांत के पास 1,00,000 रुपया सेविंग में है, मेरे पास में 500 रुपये सेविंग में। तो सुशांत बोलता है कि सटश्याम सर ये 5 स्टॉक मैं खरीद लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ हाँ मैं सुशांत को देख के करूँगा क्योंकि सुशांत अच्छा ट्रेडर है, मैंने भी 5 स्टॉक खरीद लिया। अब सुशांत ने अपने पूरे बैलेंस का खाली 0.05% पैसा लगाया है, मैंने मेरा 100% पैसा लगाया है। तो अगर वो स्टॉक ज़रा सा ऐसा भी हुआ ना, सुशांत को कुछ नहीं होगा, मैं हिल जाऊँगा। वैसे ही आपकी ज़िंदगी में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी एबिलिटीज़, आपकी कैपेसिटी, आपका जॉब मार्केट सब अलग है। इंडिया में ही जो इंसान अभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है और जो इंसान अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में है, दोनों के लिए दुनिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट एग्जिस्ट करती है। तो वैसे ही
हर चीज़ में आपका, आपके सिबलिंग्स है, आपका, आपके पेरेंट्स है, सब अलग अलग दुनिया में जी रहे हो। इस हिसाब से कभी भी दूसरे के डिसीजन पे डिसीजन मतलब खुद के डिसीजन खुद बनाना आपके लिए कंपलसरी है या ज़रूरी है। कभी भी इन्वेस्टमेंट किसी और को देख के मत करना कि टीवी पे कोई अंकल ने बोल दिए कि ये इन्वेस्टमेंट कर दो तो मैंने कर दिया, वैसा नहीं होता है। आपको खुद सोच के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। रिस्पेक्ट द मैस। स्मार्ट informed and reasonable people can disagree in finance because people have vastly different goals and desires. There is no single answer, just the answer that you work for. एक जब हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट मतलब वो न्यूज़ प्रेजेंटर है, उनका नाम है रॉबिन रॉबर्ट्स। ओके, मास्टर क्लास पे उनका कोर्स भी है अबाउट कम्युनिकेशन ओनली। तो मैं उनका कोर्स देख रहा था, तो जो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला था एम्ब्रेस योर मेस, एक्सेप्ट योर मेस इज योर मैसेज। जो आपका रायता फैलाया हुआ है जिंदगी में, वही आपका मैसेज। और वो उन्होंने इसलिए बोला था कि जब उनको कैंसर हुआ था और राइट, तो उनके बाल चले गए थे एंड एवरीथिंग वाज फॉलिंग, और उनकी मम्मी ने उनको बोला था कि तेरा जो रायता है ना तेरी जिंदगी में, वही तेरा मैसेज है। तो जब वो इंसान उस लेवल से उठ के बात करती है कैंसर के बारे में, तो लोग उसको बेहतर सुनते हैं क्योंकि वो उस रायते से गुजर रही है। सेम वे फॉर मी, माई मैसेज के आई नेवर हैड अ एल्डर सिबलिंग। तो जो अभी हम ज्ञान की बातें कर रही है, मेरे को बताने के लिए कोई नहीं था। सो दैट इज माई मैस कि जिंदगी में 10 ठोकरें खाई, 10 फील्ड में गए, हर फील्ड में अपन अकेले ही थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो द मैसेज बिकम के ओके, लेट्स हैव अ कम्युनिटी वेयर वी विल टॉक, यू अंडरस्टैंड योर ओन प्रोसेस लाइक दिस। सो योर मैस, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे लिए मैटर करती है, किसी और के लिए मैटर नहीं करने वाली। तो तुमको अपनी मैस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि खुदा ने जो मेरे को ये रायता दिया हुआ है मेरी जिंदगी में, ठीक है, ये मेरा रायता है, यू नो, इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसे मैं डील करूंगा। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इट फाइनेंशियली, व्हेन यू थिंक अबाउट कैसे, फॉर एग्जाम्पल किसी और के लिए घर खरीदना बड़ी बात नहीं होगी, पर अगर हमारे लिए घर खरीदना बड़ी बात है, हमारे लिए हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए पैसे नहीं हैं, इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं हैं, हमारी फैमिली के पास समझ लो लोन, घर के लोन भरने के लिए पैसे नहीं है, वो आपकी मैस है। लेकिन वो मैस आपको वो बना के जाएगी जो आपको बनना है। अगर आपके शूज़ में किसी और को रख दिया जाए तो हो सकता है वो सर्वाइव ना करे। सो वट एवर योर कंडीशन इज, द फर्स्ट स्टेप इज टू नॉट हेट योर कंडीशन कि काश मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं उसे इन्वेस्ट स्टॉक में लगा देता या मैं बिजनेस खड़ा कर देता। आपको पैसे जानबूझ के खुदा ने नहीं दिए ताकि आप स्ट्रगल करो, ताकि आप उस फ्लो में जाओ और समझो कि क्या एग्जिस्ट करता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब इस बुक का अगला जो चैप्टर है वो हम कल कवर करेंगे। सी यू टुमारो, बाय।